नमस्कार। परेशानी परेशानी और सिर्फ परेशानी। एक तो कोरोना ऊपर से आ गया ताऊते तूफान, और उसके ऊपर घर परिवार चलाने के लिए महंगाई से चल रहा है घमासान। आप कह सकते हैं कि इस वक्त हम सब के आसपास सिर्फ मुसीबत मुसीबत और मुसीबत का ही आलम है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। अब इस मुश्किलात से निकलने के लिए उम्मीद की रोशनी वैक्सीन से आई थी, लेकिन जिन लोगों ने दोनों वैक्सीन की डोज लगवा ली थी, दुर्भाग्य से उनकी भी कोरोना की वजह से मौत हो गई। इंडिया जानना चाहता है कि क्या 2 डोज के बाद भी इंसान सुरक्षित नहीं है। इंडिया ये भी जानना चाहता है कि इस मुश्किल हालात से छुटकारा कैसे मिलेगा। अब खबरों के मामले में इंडिया क्या चाहता है, हम ये देख लेते हैं। सबसे ज्यादा 25% लोग इस गुत्थी को सुलझाना चाहते हैं कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बावजूद कुछ लोगों की मौत क्यों हो जा रही है। वहीं 23% लोग ये जानना चाहते हैं कि कोरोना तो था ही, ऊपर से चुपके से महंगाई ने भी कमर तोड़नी शुरू कर दी है। जबकि 22% लोग इस खबर को देखना चाहते हैं कि कोरोना के केस कम हो रहे हैं, लेकिन कोरोना से मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। क्यों? आज वैक्सीन लगवाना सबकी प्राथमिकता है। ये कोशिश चल रही है कि देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के हर शख्स को वैक्सीन लग जाए। हालांकि दोनों डोज अभी भी बहुत कम लोगों को दोनों डोज लग पाई है, जो एंटीबॉडीज बनने के लिए बहुत जरूरी है। बावजूद इसके ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बावजूद उनको कोरोना हो जा रहा है और फिर कोरोना से उनकी मौत भी हो जा रही है। बेहद दुखद है। आज ही दिल्ली के मशहूर डॉक्टर के अग्रवाल साहब का कोरोना के कारण देहांत हो गया। वो पद्मश्री थे, महज 62 साल उनकी उम्र थी। तो सवाल ये हो रहा है कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, हेल्थ स्टाफ हैं, जिनको 2 वैक्सीन लग चुकी हैं और दूसरी डोज को भी लगभग 2 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, ऐसे में ऐसा क्यों हो रहा है? कोरोना पहले हो जाए और फिर उनकी मौत हो जाए। क्या वैक्सीन ठीक से काम नहीं कर रही हैं? ये सवाल आपके मन में आता होगा। सब लोग सोचते होंगे कि क्या भारतीय वैक्सीन दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले कमजोर साबित हो रही है? ये सवाल भी आपके मन में होगा। और एक और महत्वपूर्ण सवाल कि क्या कोरोना के नए म्यूटेंट पर कारगर नहीं हो पा रही है हमारी ये वैक्सीन? ये सवाल के जवाब हम सब जानना चाहते हैं, क्योंकि हम सब वैक्सीन लगवा रहे हैं। हम लोग खुद, मैं रोज आपसे कहता हूं कि वैक्सीन लगवाइए, लेकिन जब हम इस तरह की खबरें सुनते हैं कि वैक्सीन लगने के बावजूद भी कोरोना घातक साबित हुआ, ऐसे में मन में सवाल तो खड़े होते हैं। तो देश में जब वैक्सीन बनी तो सबसे पहले डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ और ऐसे ही फ्रंट लाइन वर्कर्स को इसको लगवाया गया। लेकिन वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बावजूद डॉक्टरों की मौत की खबरें चिंता में डाल देती हैं, मन को परेशान कर देती हैं। सवाल उठता है कि क्या वैक्सीन लेने के बावजूद कोरोना का कहर जाता नहीं है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए आपको हमारी एक खास रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसी से वो धारणाएं खत्म होंगी जो वैक्सीन के इफिकेसी पर सवाल खड़े करती हैं। जरूर देखिए खास रिपोर्ट। The show must go on. The show must go on. कोरोना ने देश के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ की जिंदगी का पर्दा गिरा दिया, लेकिन उनकी ये कर्मठता वाली आवाज अरसे तक गूंजेगी। शो मस्ट गो ऑन। The show must go on. Our job is to shift to जुगाड़ू OPD. जुगाड़ू OPD is आप 100 पेशेंट को इकट्ठे बुलाइए, एक ही प्रकार के सिम्टम्स के, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट को, उनको 15 मिनट में कंसल्टेशन देके भेज दीजिए। आप माइल्ड केसेस को इकट्ठे बुलाइए, कॉन्टैक्ट्स को इकट्ठे बुलाइए, लेकिन 1-to-1 कंसल्टेशन करने का समय चला गया है। डॉक्टर अग्रवाल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। वो पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर थे। उनको कोरोना हुआ, एम्स में भर्ती हुए, लेकिन वहां से उनकी यादें ही अब बाहर आ पाई हैं। उनकी मौत वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी हो गई।
डॉक्टर अग्रवाल की मौत से 4 दिन पहले ही देश की टॉप गायनेकोलॉजिस्ट दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल की डॉक्टर एस.के. भंडारी का भी कोरोना से निधन हो गया था। तो पहले डॉक्टर एस.के. भंडारी और अब डॉक्टर के अग्रवाल, 4 दिन में ही कोरोना महामारी ने हमसे देश के बड़े और जाने माने डॉक्टरों को छीन लिया, वो भी ऐसे समय में जबकि देश को इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी और वो लोगों की जान बचाने में जुटे थे। Have 100 people together of similar symptoms and give them a joint consultation. Why the show must go on? हमें इस क्राइसिस से बाहर लोगों को निकालना है। इन दोनों मशहूर डॉक्टरों की कोरोना से मृत्यु इसलिए भी हैरान कर रही है क्योंकि दोनों डॉक्टर वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके थे। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर हर किसी के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बावजूद जानलेवा है कोरोना। इस पर बड़े बड़े डॉक्टर भी हैरान हैं, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं है कि दोनों वैक्सीन लगवाने के बाद भी मौत के कारण वैक्सीन को बेकार समझा जाए। रिसर्च का विषय है कि क्या इन लोगों में दोनों डोज लगने के बाद भी एंटीबॉडी नहीं बनी, वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। एंटीबॉडी बनी लेकिन समुचित मात्रा में नहीं बनी, या जिस तरह की न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी चाहिए वो नहीं बनी, या तीसरा पॉसिबिलिटी है कि वो जो एंटीबॉडी थी जो स्ट्रेन वायरस का इस समय था, कहीं ना कहीं ये स्ट्रेन उस एंटीबॉडी को अवॉइड कर गया और उसके बावजूद भी इन्फेक्ट कर गया। इन दोनों डॉक्टरों से पहले वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह की मौत भी कोरोना से हो गई, जबकि उन्होंने वैक्सीन की डबल डोज ले रखी थी और जब उसके बावजूद कोरोना हुआ तो उनको अस्पताल में भर्ती किया गया। वहां उनको प्लाज्मा थेरेपी भी दी गई, लेकिन सब बेकार। अब आईसीएमआर ने प्लाज्मा थेरेपी को बेकार कह दिया। प्लाज्मा थेरेपी के बारे में जो भी ट्रायल्स अब तक आए थे उसमें से किसी भी ट्रायल ने ये नहीं शो किया था कि ये कोई बहुत बड़ा गेम चेंजर है। शुरू में जरूर ये बहुत, जिसे कहते हैं, एंथुजियास्टिक तरह से ली गई थी, लेकिन बाद में कहीं किसी ट्रायल ने ये शो नहीं किया कि ये डेफिनेटली एक गेम चेंजर के रूप में आई है, और इसीलिए आईसीएमआर ने अपनी लेटेस्ट गाइडलाइंस में इसको हटा दिया है। प्लाज्मा थेरेपी पर तो फुल स्टॉप लग गया, लेकिन वैक्सीन को लेकर डॉक्टर मानते हैं कि ये 80% तक कारगर है। मैं एक चीज यहां पर अंडरलाइन करना चाहूंगा, आप सबको इस बात को मान के रखिए कि जितनी भी वैक्सीन आई हैं उनकी जो एफिकेसी का रेट है वो 80 से 90% के आसपास है। यानी 10 से 20% लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको वैक्सीन लगने के बावजूद वो खतरे की जद में रहते हैं, यानी उनको कोरोना हो सकता है और वो जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर के अग्रवाल हम सबके बीच में नहीं है, भले उनको दोनों डोज लगी थी, उस सबका हम सबको अफसोस है, लेकिन ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको दोनों डोज लग गई है और वो बिल्कुल सुरक्षित भी हैं। उन्हीं को हमको एग्जाम्पल मानना चाहिए। ऐसे कुछ अपवाद आते हैं, उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम फिर भी इसीलिए हम कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि आप वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। कोरोना के संकट काल में जो लोग अपनी जान पर खेलकर दूसरों को बचा रहे हैं उनमें डॉक्टर्स सबसे आगे हैं, इसीलिए उनका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कोरोना जैसे संक्रामक रोग से बचना आसान नहीं है और इसका नतीजा ये हुआ है कि कोरोना की इस दूसरी लहर में बिहार में अब तक 69 डॉक्टर्स की डेथ हो चुकी है, मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 34 डॉक्टर अपनी जान से हाथ गंवा बैठे हैं और दिल्ली में ये संख्या 27 की है। यानी इतने डॉक्टर्स इस दूसरी लहर में कोविड की भेंट चढ़ चुके हैं। ये मौत का आंकड़ा हर तरफ से हमको डराता है। कल की तरह आज भी एक राहत भरी खबर आई है। कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है, पॉजिटिविटी रेट गिर रहा है, कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। क्या है वो आंकड़े? अब हम आंकड़े आपको दिखा देते हैं। इस कंपैरेटिव तुलनात्मक ग्राफिक्स को ध्यान से देखिए। अगर हम सिर्फ बीते 3 दिनों के कोरोना के केस और मौत को बारी बारी से देखें, पहले कोरोना के केस आपको दिखाते हैं। 16 मई को 3,11,000 केस थे, 17 मई को 2,81,000 के आसपास आए और 18 मई को ये 2,63,000। यानी केसेस रोज कम हो रहे हैं, ये आप नोट कर रहे होंगे बीते 3 दिनों से। अब इन 3 दिनों में मौत का आंकड़ा आपके सामने रख देते हैं। कोरोना की वजह से जो मौत हुई हैं, जो लगातार बढ़ी हैं, 16 मई को 4,077 लोगों की जान जाती है, 17 मई को 4,106 और 18 मई को 4,329 लोगों को
कोरोना की वजह से अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। तो केसेस कम हो रहे हैं लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। और एक्सपर्ट कहते हैं ये ऐसा होता है जब कर्व बनने लगता है, जब कर्व डिक्लाइन होता है केसेस का, तब पीक पकड़ता है मौत का आंकड़ा। और लगभग उसी दिशा में साइंटिफिक स्टडी जो है उसी दिशा में चीज़ें जाती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। ये आंकड़े हमें नसीहत भी देते हैं। इनकी नसीहत ये है कि कोरोना के केस कम हो रहे हों तो भी हमें सतर्क रहने की बेहद ज़रूरत है। साथ ही जिस तरीके से मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं वो हमको बताते हैं कि दूसरी लहर अभी थमी नहीं है। आप सोचिए कि एक दिन में 4,329 लोगों की जान चली गई। यह अब तक का हिंदुस्तान में एक दिन में सबसे ज़्यादा मौत का आंकड़ा है। ये इस मई के महीने में दुनिया भर में एक दिन की सबसे ज़्यादा मौत है। पूरे मई के महीने की बात कर रहा हूँ। इस एक दिन में दुनिया भर में कोरोना से जितनी मौत हुई उसकी 40% लोग सिर्फ हिंदुस्तान के हैं, यानी हमारे आसपास के हैं। मौत का ये बेहिसाब बढ़ता बोझ अब तो मोक्ष देने वाली गंगा से भी नहीं ढोया जा रहा। महामारी के दौर में मां गंगा शवों का बोझ ढोने को मजबूर है, लेकिन गंगा किनारे से जो तस्वीरें आ रही हैं वो दिल को झकझोर देती हैं। हमने आपको कल भी रिपोर्ट दिखाई थी, नाव यात्रा की थी हमारे सहयोगी निधि और रणवीर ने। आज हमारे एक और सहयोगी हैं संजय त्रिपाठी भी गंगा के एक और तट पर पहुंचे हैं और उनके द्वारा भेजी गई ये तस्वीरें वाकई में बेहद परेशान करती हैं। ध्यान से देखिए। जीते जी सांसों को तरसे, मरने पर चिता को तरसे, गंगा में बहाए गए और टायर पर जलाए गए। यूपी के बलिया में टायर पर जल रहे शव की असली पहचान किसी को नहीं मालूम। इन्हें आप आम हिंदुस्तानी कह सकते हैं। कल तक इनका कोई नाम रहा होगा, इनका कोई आधार कार्ड रहा होगा, लेकिन अब कोई पहचान नहीं। अगर होती तो यूं टायर पर ना जल रहे होते। जैसे पूरा सिस्टम पीछा छुड़ाना चाहता है, नामो निशान मिटा देना चाहता है। दो लाश दो बाडी यहाँ पर हम जरावत नहीं साहब लोग के सामने। फेफना थाने के मालदेपुर घाट पर इस शव को पुलिस वालों की मौजूदगी में जलाए जाने की तस्वीरें वायरल हो गईं। अब जिले के एसपी ने 5 पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया। मामले की जांच का आदेश दिया गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें कि कुछ पुलिसकर्मी एक लावारिस शव का दाह संस्कार कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने संवेदनहीनता बरती, जिसके लिए 5 दोषी आरक्षियों को हमने निलंबित किया है और इस प्रकरण की पूरी जांच एडिशनल एसपी बलिया को दी गई है। ये अकेला शव भी कहां है? ऐसे न जाने कितने गुमनाम अपनी पहचान खोकर इसी तरह गंगा में बहाए गए। सिस्टम को जब बहते शवों से चिढ़ हुई तो उन्हें ठिकाने लगाने के अलग अलग तरीके खोजे गए। किसी को गुपचुप आगे बहा दिया गया तो किसी को दफना दिया गया। प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर धाम पर गंगा किनारा जैसे कब्रिस्तान बन गया है। कोरोना काल में हर तरफ शव ही शव नजर आ रहे हैं। बहुत से लाशें दिखाई गई, यहाँ से वहाँ तक जितना दूर दिखाइए निगाह उठा के देखिए सब लाशें ही गाड़ी हुई हैं। कुछ अभाव के कारण लोग इधर आकर के भाग आते हैं या नजदीक के कारण भाग आते हैं। डर ये भी है कि गंगा किनारे ये जो शव दफनाए गए हैं, इन्हें अगर समय से जलाया नहीं गया तो बरसात में यही शव गंगा में बहकर काशी और बिहार तक जा सकते हैं। प्रयागराज में प्रशासन एक्टिव हो गया है। गंगा किनारे शव दफनाने पर रोक लगा दी गई है। सम्मान पूर्वक अंत्येष्टि के लिए मदद की बात भी कही जा रही है। लेकिन ये सब तो तब जब कोरोना के कुल केस कम हो रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर गांव में शुरू हुई कोरोना की लड़ाई का जिक्र किया। पीएम ने कोरोना प्रभावित 46 जिलों के डीएम से सीधे संवाद करते हुए कहा, गांवों में संक्रमण फैलने से रोकना है। जब आपका जिला कोरोना को हराता है
तो देश कोरोना को हराता है। और इसलिए जीने का मिजाज, गांव गांव में एक मैसेज कि मेरा गांव मैं कोरोना मुक्त रखूंगा, मेरे गांव में मैं कोरोना को प्रवेश नहीं करने दूंगा, ये गांव के लोग संकल्प लें। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट कह रहा है कि पूरी चिकित्सा व्यवस्था राम भरोसे चल रही है, लेकिन सवाल सिर्फ चिकित्सा व्यवस्था को लेकर ही नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम का है, जहां ना जीते जी इलाज मिल रहा है और न ही मृतकों को सम्मान पूर्वक विदाई। दरअसल कोरोना ने देश की अर्थव्यवस्था को भी चौपट कर रख दिया है। इस दौरान लोगों की नौकरियां चली गई, कारोबार ठप पड़ चुके हैं और इन सब के बीच अब महंगाई वाली डायन फिर से आ गई है। आज देश में थोक महंगाई दर 10.49% है। पिछले 11 वर्षों की ये सबसे बड़ी महंगाई दर है, क्योंकि इससे पहले साल 2010 में ये हाल था। वैसे तो महंगाई अक्सर लोगों की जेब में छेद कर देती है, लेकिन सामान्य दिनों में लोगों के पास कमाने का विकल्प रहता है। लेकिन यहाँ तो लोगों को जिंदगी ठन गोपाल हो चुकी है और महंगाई खाने पीने की चीज़ों पर कुंडली जमाकर बैठ गई है। अगर एक साल में थोक महंगाई में तुलना की जाएगी तो आपको मिलेगा कि पिछले साल अप्रैल में फलों पर थोक महंगाई दर थी 0.26%, जो इस साल अप्रैल में बढ़कर 27.43% हो गई है। इतना बड़ा जंप है। मांस, मछली, अंडे की बात करें तो पिछले साल ये दर 2.31% थी, जो इस अप्रैल में 10.88% हो चुकी है। रसोई गैस तो माइनस में थी, यानी उस पर महंगाई दर -1.11% थी, लेकिन अब वो बढ़कर 20.34% हो गई है। वैसे ही पेट्रोल की कीमत पर महंगाई दर तो -23.92% थी, जो बढ़कर 42.37% हो गई है। वहीं कपड़े पर थोक महंगाई दर एक साल में -2.01% थी, जो बढ़कर 9.74% हो गई है। यानी रोटी और कपड़ा दोनों महंगा हुआ है। अब आप सोचिए कि आमदनी अठन्नी की जगह चवन्नी हो जाए और खर्चा रुपये की बजाय बढ़कर 1.5 रुपया हो जाए तो आखिरकार आम इंसान कैसे जिएगा। उस पर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग महंगाई को इस कदर बढ़ा देती है कि घर में चूल्हे की आग जलने की बजाय बुझ जाती है। दिल्ली में पिछले साल 18 अप्रैल को पेट्रोल 69 रुपये 59 पैसे प्रति लीटर था, जो आज 13 महीने बाद 18 मई को 92 रुपये 85 पैसे प्रति लीटर है। वैसे ही डीजल की रेट पिछले साल 18 अप्रैल को 62 रुपये 29 पैसे प्रति लीटर थे, जो आज 83 रुपये 51 पैसे हो चुके हैं। रसोई गैस का एक सिलेंडर पिछले साल 18 अप्रैल को 744 रुपये में मिलता था, जो आज बढ़कर 809 रुपये का हो चुका है। पहले तो आदमी महंगाई से ही लड़ता था, लेकिन अब तो महंगाई को कोरोना महामारी का साथ मिला हुआ है और ये दोनों साथ मिलकर आम इंसान का जीना मुहाल कर रहे हैं। एक तरफ कोरोना महामारी, दूसरी तरफ महंगाई ने जान निकाली। कोरोना काल में महंगाई सुरसा राक्षसी की तरह मुंह खोलकर पहले से परेशान लोगों को निगल लेने के लिए तैयार बैठी है। हैरत यह है कि लॉकडाउन में दुकानें बंद हैं और सामान महंगा होता जा रहा है। ऐसा क्या हो चुका है कि सब्जी महंगी, दालें महंगी, हर चीज महंगी हो गई। ऐसा कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा महंगाई के ऊपर? जनता का काम है सहयोग करना, जनता सहयोग कर रही है, लेकिन नियंत्रण केवल और केवल सरकारों के हाथ में है। सिर्फ मिडिल क्लास पर ही नहीं, बल्कि रोज खाने कमाने वालों की कमर इस महंगाई ने तोड़ दी है। कोरोना काल में जान जोखिम में डालकर राजकुमार रोज रेहड़ी लेकर निकलते हैं, जैसे तैसे 250 रुपया कमाते हैं। घर चल जाता है, लेकिन बच कुछ नहीं पाता। 200-250 रुपये में दाल रोटी तो मिल जाती है बाबूजी, और खर्चा उधार पुधार होते रहता। महंगाई से दिक्कत है कि कमर तोड़ रखी है महंगाई।
व्यापारी वर्ग भी कह रहा है कि पिछले कुछ वक्त में महंगाई बेतहाशा बढ़ी है। दाल और खाद्य तेलों के साथ पेट्रो उत्पादों के दाम आसमान छू रहे हैं। दुकानें बंद हैं और आम व्यापारी को भी घर चलाना मुश्किल हो गया है। सरकारों को इस पर कुछ करना चाहिए। मुझे लगता है कि न केवल केंद्र सरकार को बल्कि राज्य सरकारों को भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं सख्त करना पड़ेगा। वो लोग जो महंगाई को बढ़ाने में जुटे हैं उन लोगों की पहचान करके और उनको कहीं ना कहीं सजा देनी पड़ेगी। आज होलसेल प्राइस इंडेक्स 10.49% है, जो 11 साल में सबसे ज्यादा है। इसमें सबसे ज्यादा योगदान पेट्रोल उत्पादों का है। ये आंकड़े देखिए, 18 मई 2020 को पेट्रोल के दाम दिल्ली में थे 71 रुपए 26 पैसे। 18 मई 2021 यानी एक साल बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम हो गए 92 रुपए 85 पैसे, यानी 21 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। देश भर में लोग महंगाई से परेशान हैं। चुनाव के बाद से सर 3 रुपए बढ़ गया पेट्रोल। सर बढ़ता ही जा रहा है, हमेशा बढ़ा ही रहा है, घट रहा ही नहीं है। डीजल भी बढ़ रहा है, पेट्रोल भी बढ़ रहा है। ये जायज़ तो है नहीं, बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, क्योंकि 3 रुपए छोटा मोटा थोड़ी ना होता है, ज़्यादा ही होता है। और हम लोग के लिए तो वो काफ़ी है 3 रुपए। पेट्रोल डीजल का कम बढ़ेगा तो हम लोग को दिक्कत होगी सर। अब उससे आपका आटा, दाल, चावल, उसके सरसों का तेल 100-200 रुपये लीटर ले रहे हैं सर इस समय, तो सभी चीज़ तो महंगा हो ही जाएगा। मैं इतनी दुखी हूँ सारी पार्टियों से कि मैं वोट ही नहीं देना चाहती। बस ये तकलीफ की बात है कि हर आदमी इस समय सफर कर रहा है। अगर किसी के लिए कोई कुछ कर सकता है, लोग भगवान को बाद में याद करते हैं, पहले रोटी याद करते हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है रोटी, और वो कैसे हो। आमतौर पर कामकाज बंद होने पर मंदी की समस्या होती है, लेकिन यहाँ तो महंगाई की मार हो रही है और इसके पीछे टैक्स बड़ा कारण है। इस समय सब जरूरत है कि इकोनॉमी को पुश करने के लिए लोगों के हाथ में कैश की पेमेंट की जाए, लोगों को सपोर्ट किया जाए पेमेंट करने के लिए। एक जो उनकी रोजी और जो उनकी आमदनी है वो जो ख़त्म हो गई है उसको सपोर्ट किया जाए, और दूसरा जो महंगाई की वजह से मार पड़ रही है उसमें भी मदद दी जाए। कोरोना काल में बड़े पैमाने पर नौकरियां गई हैं। इतना ही नहीं, न जाने कितने परिवारों ने अपने कमाने वालों को खोया है। कोरोना उनके ऊपर मुसीबत का सबब बनकर आया है। महंगाई की मार उनके ऊपर डबल अटैक कर रही है। आमदनी घट रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि घर चले तो कैसे चले, जान बचे तो कैसे बचे। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो संकट ये है कि घर कैसे चले, जान कैसे बचे। पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी से महंगाई को बढ़ने का मौका मिलता है। आज तो पेट्रोल कई जगहों पर 100 रुपए प्रति लीटर से भी महंगा बिक रहा है। हालांकि इकोनॉमी के जानकार ये भी कहते हैं कि अगर पेट्रोल और डीजल सस्ते होते हैं तो इस अर्थव्यवस्था को फलने फूलने का मौका मिलता है। इसका आर्थिक विकास पर सकारात्मक असर होता है। लोगों में उम्मीद जगती है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर रहेगी, इसीलिए वो निवेश करने में नहीं हिचकिचाते। साथ ही बाजार खोलने और रोजगार के लिए भी ये कारगर ही साबित होता है। लेकिन आज लोग एक तरफ महंगाई से जूझ रहे हैं तो दूसरी तरफ कोरोना से। इस कोरोना की दूसरी लहर ने इतनी बड़ी कीमत हमारे देश से वसूल ली है कि तीसरी लहर के बारे में सोचकर ही कलेजा कांप उठता है। विशेषज्ञों का मानना है कि तीसरी लहर का कहर बच्चों पर टूट सकता है। बच्चे किसी भी परिवार के लिए, देश के लिए भविष्य की सबसे बड़ी आशा होते हैं। इसीलिए इस दूसरी लहर में बचपन को बचाने की कुछ अच्छी कोशिशें सरकारें कर रही हैं, जो आपको पता होना चाहिए। दिल्ली की सरकार ने अनाथ बच्चों की परवरिश सरकारी खर्चे पर करने का आज ऐलान किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज खुद ही ये ऐलान किया कि 25 साल की उम्र तक हर अनाथ बच्चे को 2500 रुपए प्रति माह मदद दी जाएगी। साथ ही उन बच्चों की शिक्षा का भी पूरा खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। वहीं मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने भी ऐलान किया कि वह अनाथ बच्चों को प्रति माह 5000 रुपये का मदद करेंगे। मध्य प्रदेश में अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा और मुफ्त राशन देने का भी ऐलान किया जा चुका है। मध्य प्रदेश के पड़ोस में छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने भी अनाथ बच्चों को पढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति का ऐलान किया है, जबकि जम्मू और कश्मीर में अनाथ बच्चों को स्पेशल वजीफा देने का ऐलान वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पहले ही कर चुके हैं। कोरोना की दूसरी लहर तो जैसे तैसे देश झेल रहा है और इससे निकलने के रास्ते ढूंढ रहा है,
लेकिन तीसरी लहर का डर बच्चों पर बताया जा रहा है। ऐसे में उनके लिए वैक्सीन पर काम होना चाहिए। अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो इस कोरोना काल की बेहद दर्दनाक तस्वीर है। दो भाई, दोनों जुड़वा, दोनों एक साथ बड़े हुए, एक साथ इंजीनियरिंग की, एक साथ नौकरी करते रहे और सिर्फ 24 साल की उम्र में कोरोना के कारण एक ही साथ इस दुनिया से रुखसत कर गए। ऐसे जाना था तो ये क्यों भगवान ने क्यों दिया था यहाँ। इतने दर्द भरी कहानी है बेटे के, मैं क्या बताऊं। तो जो वेंटिलेटर के ऊपर बैठा था वो वेंटिलेटर से उतरने के बाद जो दूसरा वेंटिलेटर पे गया अगले दिन वो एक्सपायर हो गया। जन्म में कुछ मिनटों का फर्क और मौत में चंद घंटों का फासला। दिल को झकझोर कर रख देने वाली ये कहानी मेरठ की है। जुड़वा भाई जॉयफ्रेड और रॉलफ्रेड महज 5 मिनट के अंतर पर पैदा हुए थे और 19 दिनों तक कोरोना से जूझने के बाद दोनों जुड़वा भाइयों की सांसें 24 घंटे के भीतर थम गईं। तो जो वेंटिलेटर के ऊपर बैठा था वो वेंटिलेटर से उतरने के बाद जो दूसरा वेंटिलेटर पे गया अगले दिन वो एक्सपायर हो गया। और इत्तेफाक से जिस दिन वो पहला बेटा जो इनका एक्सपायर हुआ है उस दिन इनके जो सबसे बड़ा बेटा है उसका जन्मदिन था। नेक्स्ट डे जो है दूसरे की भी ये खबर आ गई कि भाई वो भी नहीं रहा। जिंदगी के हर सुख दुख में साथ रहने वाले भाइयों को भी कब्र एक साथ नसीब हुई। जॉयफ्रेड और रोलफ्रेड ने एक साथ पढ़ाई की, एक साथ इंजीनियर बने। पड़ोसी बताते हैं कि जब एक की तबीयत खराब होती थी तो दूसरा भी बीमार पड़ जाता था। एक बार तो यूं हुआ कि एक का एक्सीडेंट हुआ तो अचानक दूसरे के साथ भी हादसा हो गया। इस बार उनके जन्मदिन के अगले दिन दोनों को कोरोना हुआ। एक की मौत की आहट भर से दूसरे की सांसें थम गईं। जिस दिन पहले बेटे की बॉडी आई जो बाप भी लग रहा था कि कोई नहीं था करीब इनके, अकेला बाप तड़प रहा था। फिर अगले दिन दूसरे की बॉडी आ गई। 23 अप्रैल 1997 को दोनों भाई इस घर में पैदा हुए थे। माता पिता टीचर हैं। पिता बताते हैं कि इन्होंने हर काम साथ किया था, इसलिए जानते थे कि कोरोना से रिकवर होंगे तो एक साथ। लेकिन ये फिक्र भी थी कि अगर एक को कुछ हुआ तो दूसरे का भी बचना मुश्किल है। 10 मई को इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी, लेकिन फिर तबीयत बिगड़ी और कोरोना ने दो जुड़वा भाइयों की अनूठी जिंदगी का अध्याय हमेशा के लिए खत्म कर दिया। पता नहीं इनके माँ बाप इस दर्द को तौमर अब कैसे सहेंगे। हमारी श्रद्धांजलि है इन दोनों को। आज आप सबके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप खुद को बचाने की कोशिश कीजिए और ये काम आप खुद ही कर सकते हैं। बहुत आसान सा काम है। इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, मास्क हमेशा पहन कर रखना है और घर में भी मास्क ज़रूर पहन कर रखें। चाहे जो काम कर रहे हो मास्क पहने और अगर हो सके तो डबल मास्क पहने, खासकर तब जब ज़रूरी काम को आपको घर से बाहर निकलना पड़ रहा हो। #MaskUpIndia ABP न्यूज़ ने यह मुहिम हम सब की सुरक्षा के लिए छेड़ी है। इसमें हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ये प्रण करेंगे कि आप हमेशा मास्क पहन कर रखेंगे। मास्क पहनिए, सेल्फी लीजिए और वो तस्वीर हमको भेजिए। हम ऐसे ही तमाम हिंदुस्तानी भाई बहनों की तस्वीरें यहाँ दिखाते हैं और इस उम्मीद में दिखाते हैं कि आपकी तस्वीरों से प्रेरित होकर बाकी लोग भी ये कसम खाएंगे कि वो भी मास्क पहनकर ही रहेंगे। क्योंकि कोरोना को हराने के लिए सिर्फ 2 कदम सबसे ज़रूरी हैं। बचाव के नाम पर पहले मास्क लगा के रखें और कोरोना ना हो उसके लिए आपको टीका लगवाना है। जैसे ही आपको मौका मिले टीका ज़रूर लगवा लें। इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग का केंद्र दरअसल यरूशलेम शहर है। दरअसल यरूशलेम यहूदी, मुस्लिमों और ईसाई तीनों धर्मों का पवित्र स्थल है। यहाँ पिछले रमज़ान के महीने में ताज़ा विवाद शुरू हुआ। इजराइल पुलिस ने यरूशलेम में दमिश्क गेट पर बैरियर लगा दिया था, जिससे अल अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनियों के जाने का रास्ता बंद हो गया था। फिलिस्तीनियों ने अपनी सरकार का विरोध किया। इस विरोध का बाद इतना बढ़ा कि बाद में झगड़ा बढ़ गया और जो कि जंग में तब्दील हो गया। और आज स्थिति यह है कि अब तक 200 से ज़्यादा लोगों की मौत 1 महीने से भी कम समय में हो चुकी है। बावजूद इसके फिलिस्तीनियों और इजराइल के बीच खूनी संघर्ष आज भी जारी है। दुनिया भर के देश संघर्ष विराम की कोशिशें कर रहे हैं। वहीं बाइडेन सरकार ने ऐसा फैसला किया है जो इजराइल को और मजबूत करेगा। अमेरिका ने 5,000 करोड़ रुपए के हथियार इजराइल को बेचने को मंजूरी दे दी है। अमेरिका के इस कदम का तुर्की ने विरोध किया है और भारत
इस वक्त दोनों देशों से यानी इजराइल और फिलिस्तीन से अपनी दोस्ती के संतुलन पर खड़ा है। दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की ये खूनी जंग दो मजहबों के बीच की भी जंग है, ईसाई और मुसलमान। दुनिया के तमाम देशों ने अपना अपना मोर्चा अब इस पार संभाल लिया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के देश इजराइल के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो मुस्लिम देश फिलिस्तीन के पक्ष में हैं। इन दोनों के बीच भारत भी है, जिसकी दोस्ती इन दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए भारत बहुत फूंक फूंक कर अपने कूटनीतिक कदम इस मामले पर बढ़ा रहा है। भारत का इजराइल का संबंध बेहद मजबूत है आजकल, लेकिन मौजूदा जंग पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ट्वीट से कुछ शंका पैदा हुई है। नेतन्याहू ने 25 देशों को समर्थन के लिए शुक्रिया अदा किया है, लेकिन इसमें भारत का नाम नहीं लिखा है अपने इस ट्वीट में। फिलिस्तीन से जंग में भारत पर कूटनीतिक दबाव है। नेतन्याहू का ये ट्वीट भारत पर कूटनीतिक दबाव की कोशिश भी मानी जा सकती है। 1992 में इजराइल से भारत के कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए, जब दोनों देशों के बीच दूतावास बनाए गए थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इजराइल का औपचारिक दौरा किया। कश्मीर से लेकर आतंकवाद तक हर मुद्दे पर इजराइल भारत के साथ खड़ा रहा है। लेकिन भारत एक तरफा इजराइल की तरफ झुक नहीं पाता है, क्योंकि भारत के बेहद पुराने और मधुर संबंध फिलिस्तीन से भी रहे हैं। इसीलिए भारत ने दोनों देशों के बीच किसी एक का पक्ष लेने की जगह शांति और सुलह की गुजारिश की है। हम फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं, तो आपको ये जानना चाहिए कि जब फिलिस्तीन में यासिर अराफात का दौर था, तभी से भारत और फिलिस्तीन के बीच बहुत ही मधुर संबंध रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यासिर अराफात अपनी बड़ी बहन की तरह मानते थे और कहते थे, उनके रिश्तों की मिठास को इस बात से समझिए कि यासिर के सम्मान में इंदिरा गांधी उनको रिसीव करने एयरपोर्ट पर जाती थी। 1974 में भारत पहला गैर मुस्लिम देश था जिसने फिलिस्तीन मुक्ति संगठन यानी PLO को मान्यता दी थी। उसके 14 साल बाद 1988 में फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाले देशों में भारत आगे रहा था। इसीलिए भारत के लिए ये बेहद मुश्किल की घड़ी है। लंबे समय से भारत फिलिस्तीन का समर्थक रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत इजराइल की तरफ झुका है और यही वजह है कि दोनों के संघर्षों में भारत के लिए एक अजीब सी चुनौती खड़ी हो गई है। हमारा एक प्रिंसिपल्ड स्टैंड रहा है हमेशा पैलेस्टाइन के मामले में, क्योंकि पैलेस्टाइन की स्टेट का होना, उस इशू का रिजॉल्व होना सारी दुनिया के लिए और ख़ास तौर से मिडिल ईस्ट के लिए एक बहुत ज़रूरी बात है। एक तरफ फिलिस्तीन है जिसे भारत ने नेहरू के वक्त से समर्थन दिया है। 29 नवंबर 1947 को जब यूएन में पार्टीशन रिजोल्यूशन यानी इजराइल के गठन का प्रस्ताव आया, तब भारत ने इसके विरोध में मतदान किया था। दुनिया के नक्शे पर 14 मई 1948 से इजराइल वजूद में आया। भारत ने 1950 में इजराइल को मान्यता दे दी। इसके बाद दुनिया के हालात बदलते रहे और धीरे धीरे भारत की नीतियों में भी इजराइल की जगह बढ़ने लगी। 1968 में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन शुरू करने वाले यासिर अराफात नेहरू की बड़ी इज्जत करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी को बड़ी बहन माना करते थे। यही वजह है कि उनकी नेहरू गांधी परिवार के साथ नजदीकियां थीं। यासिर अराफात की मौत के वक्त भी नजदीकियां नजर आई थीं, जब सोनिया गांधी उन्हें श्रद्धांजलि देने फिलिस्तीनी दूतावास पहुंची थी। 29 जनवरी 1992 में नरसिम्हा राव सरकार के वक्त भारत ने इजराइल के साथ आधिकारिक कूटनीतिक रिश्ते कायम करने की शुरुआत कर दी। लेकिन इस रिश्ते को रफ्तार मिली नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के वक्त। 2015 में भारतीय राष्ट्रपति पहली बार इजराइल के दौरे पर गए और 2017 में कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहली बार इजराइल के दौरे पर पहुंचा और इजराइल ने बाहें खोलकर स्वागत किया। ये बेवजह नहीं है कि 2017 में इजराइल दौरा किया और 2018 में पीएम मोदी ने वेस्ट बैंक का दौरा किया, जो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का फिलिस्तीनी क्षेत्र में पहला दौरा था। इसी बदलाव की वजह है कि भारत मौजूदा संग्राम में
दोनों की ही बात कर रहा है। भारत ने हमास के रॉकेट दागे जाने की निंदा की तो इजराइल की बमबारी का भी जिक्र किया। The indiscriminate rocket firings from Gaza targeting the civilian population in Israel, which we condemn, and the retaliatory strikes into Gaza have caused immense suffering and resulted in deaths, including women and children. भारत दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील कर रहा है। साथ ही उसने दोनों तरफ से हो रही हिंसा को भी गलत करार दिया है। इस विवाद पर भारत का आधिकारिक पक्ष हमेशा से यही रहा है कि इजराइल और फिलिस्तीन 2 स्टेट फॉर्मूले पर राजी हों और तमाम विवादों का समाधान बातचीत के जरिए निकाला जाए। ये भारत ने हमेशा से पैलेस्टीनियन कॉज का, एक पैलेस्टाइन की स्टेट का और 2 स्टेट सॉल्यूशन का हमेशा समर्थन किया है और हमेशा ये भी समर्थन किया है कि डायलॉग के थ्रू ये दोनों मुल्कों के बीच में किसी तरह की एक समझ बूझ करके एक एग्रीमेंट हो जाए जिसके चलते दोनों स्टेट एक दूसरे के साथ आगे बढ़ सके। भारत और इजराइल की दोस्ती बीते 3 दशकों में मजबूत होती गई है, लेकिन बढ़ती नजदीकियों के बाद भी भारत फिलिस्तीन से दूर भी नहीं गया है। अगर युद्ध और बढ़ता है तब भारत के सामने किसी एक का पक्ष लेने का धर्म संकट और बड़ा हो सकता है। इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में भारत में भी सोशल मीडिया पर काफी हंगामा चल रहा है। कुछ लोग इजराइल के हिमायती बन जाते हैं तो कुछ लोग फिलिस्तीन के, जबकि इन दोनों देशों के साथ भारत के रिश्ते वाकई में बहुत अच्छे रहे हैं। बात फिलिस्तीन की करें तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके बेटे और बाद में प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी से फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात के संबंध बहुत मधुर थे। इन संबंधों में इतना अपनापन था कि राजीव गांधी की हत्या के बाद उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अराफात भारत आए थे, जबकि राजीव उस समय प्रधानमंत्री भी नहीं थे। राजीव की चिता में जब आग लगी तो अराफात रो पड़े। हिंदुस्तान के साथ फिलिस्तीन का रिश्ता ऐसा है कि कश्मीर के सवाल पर फिलिस्तीन पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत के साथ खड़ा रहता है। अब अगर इजराइल की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के साथ भारत के रिश्तों को मजबूती दी है। प्रधानमंत्री मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो इजराइल का दौरा करने पहुंचे थे। दोनों देशों में आज सामरिक संबंध हैं। इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने फिलिस्तीन के साथ भी भारत के रिश्तों की डोर को मजबूती के साथ थाम कर रखा है। फिलिस्तीन से भारत के रिश्ते किसी दल या नेता का मामला नहीं बल्कि ये भारत की विदेश नीति का हिस्सा रहा है, चाहे वो विदेश नीति कांग्रेस के ज़माने की रही हो या फिर आज की तारीख में बीजेपी के ज़माने की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 1977 में जनता पार्टी सरकार में विदेश मंत्री थे। उस वक्त भारत फिलिस्तीन से लेकर के बारे में क्या सोचता था, आप इससे खुद वाजपेयी साहब की जुबानी ही सुनिए। अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, यह हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। समय इतना बुरा है कि हर कोई मंगल कामना कर रहा है। हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी में मंगल मंगल हो। तो आप समझ गए होंगे आज का शब्द जो मैंने ट्वीट किया वो शब्द है मंगल। मेरे इस ट्वीट पर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं। उनमें से कुछ कमेंट्स आपको सुनाते हैं, दिखाते हैं। दीपक दुबे साहब लिखते हैं कि धरती पर जब सभी के लिए जल नहीं रहा, महफूज ही किसी का यहाँ कल नहीं रहा, मंगल पे ढूंढने चला इंसान जिंदगी, जब उसकी जिंदगी में ही मंगल नहीं रहा। वहीं सुमित बेंद्रे ने ट्वीट किया है, दुनिया भर में छिड़ा हुआ है कोरोना का दंगल, जो रहेगा घर में वही रहेगा कुशल मंगल, जितना हो सके दो अपनों को संभल, बाकी ऊपर वाला बैठा है वो करेगा सबका मंगल। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। जब आप विश्वास और संयम की उंगली पकड़कर चलते हैं तो आपका रास्ता आपको मंगलमय स्थिति की मंजिल तक ले जाता है। हम सब हिंदुस्तान के मंगल कामना करते हैं। मंगल की कामना एक बेहद पवित्र भावना है।
इस भावना में अगर समझदारी और संयम जुड़ जाएं तो ये कोरोना को पक्का हरा देगा। तो फिर क्यों ना मंगल मंगल हो।